नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। बुलेटिन में आज सबसे पहले बात यूक्रेन, गाजा और लेबनान फ्रंट के बाद कहां जंग की आशंका से दुनिया में हड़कंप। क्या नॉर्थ कोरिया ने रूस से हासिल कर लिया परमाणु तकनीक और इजरायल ने ईरान को क्या चेतावनी दी? जानने के लिए देखिए ग्लोबल टेंशन टॉप 9। यूक्रेन, गाजा और लेबनान के बाद अब कोरियाई प्रायद्वीप में भी जंग की आशंका है। साउथ कोरिया से सटे गैंगवान बॉर्डर पर नॉर्थ कोरिया ने सैन्य तैनाती बढ़ा दी है। कोरियाई आर्मी कॉर्प को बारूदी सुरंग बिछाने और सुरक्षा घेरा बढ़ाने का आदेश जारी किया गया है। कोरिया प्रायद्वीप में भी कभी भी जंग शुरू हो सकती है। ड्रोन से लिफलेट्स गिराने से भड़के नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम ने अपनी सेना को तैयार रहने के आदेश दिए हैं। इस बीच किम ने स्ट्रेटेजिक मिसाइल बेस पर तैयारियों का जायजा लिया। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में बढ़ते तनाव के बीच टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। यूक्रेन के मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ बुदानोव का दावा है कि रूस ने नॉर्थ कोरिया को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी शेयर की है। रूस से अंडर वाटर मिसाइल लॉन्च सिस्टम हासिल करने का भी दावा है। चीन ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को पश्चिमी प्रशांत जल क्षेत्र में ताइवान की खाड़ी में तैनात कर दिया है। ताइवान के रक्षा मंत्री वेलिंगटन कू ने इस हरकत को एक्ट ऑफ वॉर बताया है। चीन के इस सबसे पुराने एयरक्राफ्ट ने हाल ही में मिलिट्री ड्रिल में हिस्सा लिया था। ताइवान स्ट्रेट में एक बार फिर चीन का बड़ा मूवमेंट देखने को मिला। इस दौरान पीएलए के 12 एयरक्राफ्ट ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन के बेहद नजदीक दिखे। रक्षा मंत्रालय का आरोप है कि इस दौरान पीएलए के 5 वॉरशिप ने जल सीमा का उल्लंघन किया। चीन से लगातार घुसपैठ के बाद उसे गंभीर अंजाम की चेतावनी दी गई है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि विवादित क्षेत्र में चीन की भड़काऊ मिलिट्री एक्सरसाइज को युद्ध माना जाएगा। चीनी नाकेबंदी को ताइवान ने क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए घातक बताया। वेस्ट तेहरान में एक करज एटमी फैसिलिटी में धमाकों के बाद ईरान में अलर्ट है। ब्लास्ट और आग के पीछे इजरायली सीक्रेट प्लान की आशंका जताई गई है। हालांकि IRGC की जांच अभी जारी है, लेकिन एक्सपर्ट्स इसे बहुत बड़े न्यूक्लियर हादसे का काउंटडाउन मान रहे हैं। संभावित हमलों से पहले इजरायल ने ईरान को विनाशक चेतावनी दी है। एटजेरिम एयरफोर्स बेस पर सैनिकों के बीच गैलेंट ने कहा कि ईरान पर जवाबी हमला ऐसा होगा कि दुनिया हैरान रह जाएगी। गैलेंट के मुताबिक इजरायल के दुश्मन बख्शे नहीं जाएंगे। इजरायल को लगातार मदद से बौखलाए ईरान ने अपने हैकर्स को अमेरिका के खिलाफ लगाया है। माइक्रोसॉफ्ट ब्लॉग के हवाले से अल अरबिया का दावा है कि ईरान अमेरिकी चुनाव पर असर डालने की कोशिश में जुटा है। ईरानी हैकर्स चुनाव से जुड़े कई वेबसाइट्स की जासूसी कर रहे हैं। इजरायल के साइंटिस्ट और टॉप सैन्य कमांडर्स पर क्या है खतरा? इजरायल ने ईरान की मदद के लिए किसे धमकी दी है और यमन में विध्वंस के पीछे किसका हाथ है? विध्वंसक खबरों के लिए अब देख लीजिए महायुद्ध टॉप 9। मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की आशंका के बीच ईरान की विस्फोटक प्लानिंग का खुलासा हुआ है। इजरायली इंटेलिजेंस के मुताबिक नेतन्याहू के न्यूक्लियर साइंटिस्ट और टॉप सैन्य अधिकारी ईरान के टारगेट पर हैं। प्रॉक्सी गुटों की मदद से ईरान उनकी हत्या कराना चाहता है। योव गैलेंट की धमकी पर ईरान से विध्वंसक चेतावनी मिली है। ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन के प्रमुख मोहम्मद इस्लामी ने कहा है कि अगर इजराइल से हमला हुआ तो हम करारा जवाब देंगे। ईरान ने धमकी दी है कि उसकी मिसाइलें रेडी टू अटैक मोड पर हैं। याह्या सिनवार और नसरल्ला की मौत के बाद भी इजरायल के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। ये चेतावनी ईरान के सर्वोच्च लीडर खामनेई ने दी है। तेहरान में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए खामनेई ने रेजिस्टेंस के लिए सिनवार नसरल्ला के योगदान की तारीफ की। ईरान की मदद के लिए रूस ने इजरायल को चुनौती दी है। CNBC की रिपोर्ट है कि इजरायल से अच्छे संबंध होने के बावजूद रूस ईरान का साथ नहीं छोड़ेगा। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने यह दावा किया है कि रूस ईरान से सैन्य सहयोग और बढ़ाएगा। यमन में अमेरिकी और ब्रिटिश वायुसेना ने ज्वाइंट ऑपरेशन कर हूती के ठिकानों पर बड़ा हमला बोला। होदेइदा एयरपोर्ट के आसपास के क्षेत्रों में 2 बड़े एयर अटैक किए गए। ईरान से मिली हूती की मिसाइल स्टोरेज को तबाह करने का दावा है। अमेरिका, ब्रिटेन और इजरायल से लगातार स्ट्राइक के जवाब में हूती ने हाइपरसोनिक मिसाइल से पलटवार किया है। प्रवक्ता याह्या सारी ने तेल अवीव पर हूती और हिजबुल्लाह से डबल अटैक का दावा किया है। IDF का जाफा एयरबेस प्रॉक्सी गुटों के निशाने पर है। तेल अवीव में इजरायली मिलिट्री बेस को टारगेट कर हिजबुल्लाह ने प्रचंड प्रहार किए। हालांकि इजरायली डिफेंस ने कई हमलों को नाकाम करने का दावा किया। बीती रात लेबनान से किए गए हमलों के दौरान रिहायशी इलाकों में धमाके सुने गए। 24 घंटे में हिजबुल्लाह की ओर से नॉर्थ इजरायल पर 135 से ज्यादा रॉकेट दागे जा चुके हैं। हालांकि IDF का दावा है कि उसके आयरन डोम ने अपना रोल बखूबी निभाया है। तेल अवीव समेत कई शहरों में अलर्ट सायरन लगातार बजते रहे।
तेल अवीव पर लगातार दूसरे दिन हिजबुल्लाह की मिसाइल टारगेट पर गिरी। ये दावा लेबनानी मीडिया ने वीडियो जारी कर किया है। इजरायली डिफेंस सिस्टम को चकमा देने और गलीलोत पेस पर मिसाइली अटैक से भारी नुकसान का दावा है। इजरायली स्ट्राइक से फिर दहला बेरूत, लेबनान के किस टीवी चैनल पर हुआ हमला और लेबनान में 24 घंटे में जंग ने कितने बेगुनाहों की जान ली? बैटलफील्ड की अहम खबरों के लिए देखिए वॉरजोन टॉप 9। इजराइल की 15 से ज्यादा एयर स्ट्राइक से बेरूत में कोहरा मच गया है। इस बार दाहिया में पिन पॉइंट अटैक कर आईडीएफ ने कई इमारतें जमींदोज कर दी। लैलाकी में 4 हैवी बम से हमला कर हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड हथियार डिपो तबाह करने का दावा है। बेरूत के दाहिया में एयर अटैक कर इजराइल ने हिजबुल्लाह के सबसे बड़े वेपन स्टोर को तबाह कर दिया है। आईडीएफ के मुताबिक हिजबुल्लाह ये हथियार डिपो रिहायशी इलाकों में बना रखा था। धमाकों में गोला बारूद तबाह होने और कई लड़ाकों के मारे जाने का दावा है। इजरायली वायुसेना पर लेबनानी चैनल अल मयादीन के ऑफिस पर हमले का आरोप है। हालांकि बमबारी से पहले इमारत को खाली कराने का दावा। बावजूद इसके इजरायली बमबारी में टीवी चैनल की इमारत तबाह हो गई। इस हमले से बेरूत में भारी दहशत है। बेरूत में ईरानी दूतावास के नजदीक बड़ा धमाका हुआ। इजरायली वायुसेना ने ईरानी दूतावास से लगी इमारत को टारगेट किया, जिससे पूरी बिल्डिंग तबाह हो गई। इमारत में IRGC कुद्स फोर्स का कमांड सेंटर होने का दावा है। रात की भीषण बमबारी के बाद लेबनान के ऐता अशरफ शहर से दिल को झकझोर देने वाली तस्वीरें सामने आई। इजरायली बम वर्षकों के कहर से पूरा हिजबुल्लाह का गढ़ खंडहर नजर आया। इजराइल ने यहाँ 24 घंटे में 11 हमले किए। दक्षिण लेबनान के टायर शहर के पास इजराइल ने भीषण एयर स्ट्राइक किया है। इजरायली सेना का दावा है कि हमले में हिजबुल्लाह का कमांड रूम तबाह हो गया। इसके अलावा भी हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को नुकसान हुआ। लेबनान में पिछले 24 घंटे में जंग के दौरान 45 से ज्यादा आम नागरिकों के मारे जाने की खबर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली बमबारी में 180 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इस दौरान हिजबुल्लाह कमांड हुसैन रमन की मौत का भी दावा है। उत्तरी गाजा में जारी भीषण जंग के बीच हमास के अल कसम ब्रिगेड ने वीडियो जारी कर इजराइल को चेतावनी दी। इजराइल के अंत तक जंग जारी रखने का आदेश है। साथ ही गाजा के नेट्जारिम कॉरिडोर में आईडीएफ के बेस को निशाना बनाए जाने का दावा है। उत्तरी गाजा में भीषण मुठभेड़ के दौरान एक और मरकवा M4 टैंक तबाह हो गया। जबालिया कैंप में हमास के गोरिल्ला ब्रिगेड ने घात लगाकर हमला बोला। ATG अटैक में इजरायली टैंक के परखच्चे उड़ गए। हमले का वीडियो हमास ने ही जारी किया। और अब दुनिया भर की कुछ और बड़ी खबरों के लिए देखिए वर्ल्ड एक्सक्लूसिव टॉप 9। अंकारा में हुए आतंकी हमले के बाद तुर्की ने सीरिया और इराक के कई ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक किए। सीरिया के तेल रिफाइनरी में बीती रात कुर्द लड़ाकों के ठिकानों पर MLRS से हमले हुए। तुर्की को शक है अंकारा अटैक के पीछे कुर्द विद्रोहियों का हाथ है। तुर्की की एयरफोर्स ने सीरिया के तेल रिफाइनरी में कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के ठिकानों पर भीषण बमबारी की। हमले के फौरन बाद तुर्की के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि हम पर हमला करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। तुर्की ने सीरिया और इराक पर एक साथ 32 ठिकानों पर हमले किए। टारगेट पर अलेप्पो के उत्तर में कोबानी शहर और तेल रिफाइनरी में PKK के अहम ठिकाने रहे। तुर्की की सेना ने PKK के कई शहरों को तबाह करने का दावा किया है। को पावर्ड बाय सैनिक 710 असली वाटरप्रूफ प्लाई। मारियो रस्क, जहां देखे मारियो अपना समझ के खा लियो। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाते हैं वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स और साथ ही ग्राउंड ब्रेकिंग न्यूज। आज की पहली बड़ी खबर है ईरान के इजराइल पर फिर ट्रू प्रॉमिस ऑपरेशन की धमकी। दूसरी खबर, लेबनान को गाजा बनाया तो ईरान फिर करेगा हमला। तीसरी खबर, UNSC ईरानी प्रतिनिधि में दिया धमकी भरा बयान। और इसके साथ ही अगली ब्रेकिंग न्यूज है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा समिति में ईरानी प्रतिनिधि हैं अली बाइरानी।
इजराइल सरकार ने घोषणा कर दी है कि ईरान पर हमलों की तैयारी हो चुकी है। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर योव गैलेंट ने एक एयरबेस का दौरा किया और हमलों का ब्लूप्रिंट चुने गए पायलटों की टीम को सौंप दिया। इजराइल का ईरान दहन ऑपरेशन कभी भी शुरू हो सकता है और इस ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाली लॉन्ग रेंज मिसाइलें एयरबेस पहुंच चुकी हैं। ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाले फाइटर जेट फाइनल हो चुके हैं। इजराइल की संभावित टारगेट लिस्ट में इस बार ईरान के परमाणु संयंत्र भी हो सकते हैं। हमारी वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए इजराइल के हमले का ब्लूप्रिंट क्या है और कहां-कहां हमले हो सकते हैं। Three weeks have passed since the Islamic Republic of Iran unleashed the largest ballistic missile attack against Israel in history. Israel has vowed a significant counterstrike in response, but is seemingly taking its time. העניין הזה, וכל מי שינסה לפגוע בנו ייפגע, והדבר הזה इजराइल का नेशनल मीडिया बीते 3 हफ्ते से अपनी सरकार से सवाल पूछ रहा है कि इतिहास के सबसे भीषण मिसाइल हमले का प्रतिशोध कब पूरा होगा। और अब इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने ऐलान कर दिया है कि अब ईरान से बदला लेने का समय आ चुका है और इजराइल की वायुसेना इसकी तैयारी पूरी कर चुकी है। इजराइल में एक एयरबेस पर पहुंचे रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने कहा कि हमले की ऐसी तैयारी है जो आज तक किसी ने नहीं देखी। העניין הזה, וכל מי שינסה לפגוע בנו ייפגע, והדבר הזה נכון גם לגבי איראן. ואחרי שנתקוף באיראן, גם במדינת ישראל וגם במקומות אחרים. पंद्रह 16 अक्टूबर को होने वाले इजरायली अटैक का प्लान अमेरिका से लीक हो गया और इजरायल को रणनीति परिवर्तन करना पड़ा। अब नया अटैक प्लान तैयार हो चुका है और बहुत जल्द ईरान पर मिसाइलों की बरसात शुरू होने वाली है। इजराइल के अटैक प्लान पर हम आपको आज TV9 पर सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाने वाले। इजराइल का अटैक प्लान 3 एयरबेस से शुरू होगा। ये एयरबेस हैं नेवातिम, रमात डेविड और रेमोन एयरबेस। इजरायल के फाइटर जेट्स का बेड़ा तैयार हो चुका है और इनमें लगने वाली मिसाइलें भी तैयार हैं। इजरायल ने मिसाइलों का पहला बेड़ा अपने सबसे बड़े बेस नेवातिम एयरबेस पर तैनात किया है। यहां 50 से ज्यादा मिसाइलें स्टोर की गई हैं। दूसरे एयरबेस है रमात डेविड और रेमोन एयरबेस, जहां 20 से ज्यादा मिसाइलें स्टोर की गई हैं जो फाइटर जेट्स पर लोड होने वाली हैं। इजरायल ने ईरान पर हमलों के लिए 2 तरह की मिसाइलें तैयार की हैं। पहली मिसाइल है रॉक्स एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल। इसे F-15, F-16 या F-35 तीनों जेट से लॉन्च किया जा सकता है। इसे राफेल ने डिजाइन किया है। यह मिसाइल स्थिर और चलते हुए दोनों टारगेट पर हमला कर सकती है। जीपीएस जैम होने की स्थिति में भी ये सटीक हमला करती है। दूसरी मिसाइल है गोल्डन होराइजन। इस मिसाइल को ब्लू स्पैरो भी कहा जाता है। इसकी रेंज 2000 किलोमीटर तक है।
इन मिसाइलों को ईरान पर हमले के लिए तैयार कर दिया गया है। इसके साथ ही इजरायली वायुसेना का बेड़ा भी हमलों के लिए तैयार है। हालांकि ये साफ नहीं है कि इजरायल के कितने विमान ऑपरेशन में शामिल होंगे, लेकिन अवैक्स से लेकर जेट्स और मिड एयर रिफ्यूलिंग टैंकरों का अभ्यास पूरा हो चुका है। इजरायल का तेहरान दहन प्लान तैयार हो गया है और फ्लाइंग फॉर्मेशन साथ ही ऑपरेशन में शामिल होने वाले एयरक्राफ्ट फाइनल हो चुके हैं और इनमें शामिल है इजरायली वायुसेना के F-15, F-16 और F-35 फाइटर जेट्स। इन तीनों जेट्स के काफिले के साथ इजरायली वायुसेना के K-707 फ्यूल टैंकर भी उड़ान भरेंगे और इस काफिले में वायुसेना के G550 गल्फ स्ट्रीम अवॉक्स यानी एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट भी शामिल होंगे। यही बेड़ा ईरान पर हमला करने के लिए रवाना होगा। रिपोर्ट है कि F-15 फाइटर जेट से रॉक्स ALBM यानी एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइलें फायर की जाएंगी। इस एक जेट पर 4 रॉक्स मिसाइलें लोड हो सकती हैं। F-16 जेट पर भी रॉक्स मिसाइलें लोड की गई हैं। F-15 की तरह इसकी क्षमता भी 4 रॉक्स मिसाइलें ले जाने की है। इजरायली वायुसेना के सबसे आधुनिक जेट F-35 पर गोल्डन होराइजन एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइलें लोड होने की रिपोर्ट है। एक F-35 पर भी एक बार में 4 गोल्डन होराइजन मिसाइलें लोड हो सकती हैं। इस काफिले में KC-707 नाम के 3 ऑयल टैंकर भी शामिल होंगे। जरूरत पड़ने पर ये फ्यूल जेट्स जो फ्यूल टैंकर जेट्स हैं और अवॉक्स में मिड एयर रिफ्यूलिंग करेंगे। इजरायली वायुसेना ने 3 दिन पहले इस हमले और रिफ्यूलिंग का अभ्यास पूरा किया है। इस काफिले के साथ G550 अवॉक्स भी होगा और इसे इजरायल में गल्फ स्ट्रीम अवॉक्स कहा जाता है। ये इजरायली वायुसेना के फाइटर जेट्स को रडार सिग्नल देगा और इसके साथ साथ टारगेट की प्रिसाइज लोकेशन भी एग्जैक्ट लोकेशन भी एयरक्राफ्ट के जरिए उसे मिलेगी। इजरायली वायुसेना का ये बेड़ा ईरान पर हमले की तैयारी पूरी कर चुका है और इसके टारगेट पर ईरान की ऑयल रिफाइनरी और इसके साथ परमाणु संयंत्र भी हो सकती है। इसके संकेत परमाणु संयंत्रों पर सबोटाज हमलों से मिलने लगे हैं। चौबीस अक्टूबर को ही ईरान खराज परमाणु संयंत्र में आग लग गई। आशंका ये जताई गई कि इस सबोटाज हमले के पीछे इजरायल हो सकता है। इजरायल के टारगेट पर ईरान के सभी परमाणु संयंत्र हैं। पहला संयंत्र है फार्दो। ये ईरान का न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट है। 2009 से ऑपरेशनल है। ये चट्टानों के नीचे बना है। इसकी तेल अवीव से दूरी 1842 किलोमीटर है। इसी तरह अराक न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर भी टारगेट पर है, जो 2006 में बनकर तैयार हुआ था। यहां रेडियो आइसोटोप प्रोडक्शन होता है, जबकि नतांज न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट है, जो 2004 से ऑपरेशनल है। ये एक अंडरग्राउंड प्लांट है। इसकी तेल अवीव से दूरी 2027 किलोमीटर है। इस्फहान न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर चीन के सहयोग से बना है। इसमें 3000 से ज्यादा साइंटिस्ट काम करते हैं। इजरायल यहां भी हमला कर सकता है। आगे बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जो रूस के सहयोग से बना है। 2010 से ऑपरेशनल है। इसकी तेल अवीव से दूरी 2072 किलोमीटर है। हालांकि ईरान ने कहा है कि वो अपने परमाणु संयंत्रों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है। AEOI यानी एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान के प्रमुख
मोहम्मद इस्लामी ने कहा है कि ईरान पर दुश्मन हमेशा से खतरा रहा है, लेकिन हमारे सुरक्षा प्रबंध किसी भी हमले से निपटने को तैयार हैं। ईरान ने इजरायल को सबसे बड़ी चेतावनी जारी कर दी है। तेहरान में इजरायली बंधकों की तस्वीरों का एक बड़ा पोस्टर चौक पर लगाया गया है। इस पोस्टर पर खून के छींटे दिखाए गए हैं और लिखा गया है कि कोई बंधक जिंदा नहीं लौटेगा, ये सभी हमास की कैद में है। इजरायल हमले की तैयारी कर चुका है और ऐसा होने पर ईरान ने पलटवार के साथ साथ बंधकों के खात्मे की धमकी जारी कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। आईडीएफ की एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह का कमांड सेंटर खाक हुआ है। लितानी नदी के पास अंडरग्राउंड बेस पर हमला किया गया है। राधवान फोर्स के ठिकाने पर गिराया है बंकर बस्टर बम। ईरान से इजराइल का बदला शुरू हो गया है। इजरायली सेना अब हिजबुल्लाह के साथ साथ ईरान को भी जख्म देने लगी है। 24 घंटे के अंदर आईडीएफ ने लेबनान में मौजूद ईरान के ठिकानों पर बमबारी की है। इजरायली सेना ने लेबनान में कुछ ही घंटों के अंदर 32 एयर स्ट्राइक किया और इसके बाद लेबनान की धरती विनाश की बड़ी आग में जलने लगी है। सवाल यह है कि आखिर इजराइल अब लेबनान में मौजूद ईरान के ठिकानों को क्यों टारगेट कर रहा है और इसके पीछे इजराइल की रणनीति क्या है? लेबनान के अंदर ये वज्रपात सिर्फ हिजबुल्लाह पर नहीं हो रहा है, बल्कि ईरान को भी चोट पहुंचाई जा रही है। इजरायल की टारगेट पर ईरान के वो ठिकाने हैं जो बेरूत समेत पूरे लेबनान में मौजूद हैं। ईरान जिन ठिकानों के जरिए हिजबुल्लाह की मदद करता है, अब इजरायल ने उसे भी समतल करना शुरू कर दिया है। और इस तरह से ईरान पर इजरायल के ओवरसीज हमले शुरू हो गए। बीती रात इजरायल ने लेबनान के बहुत बड़े भूभाग में अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। दरअसल कल इजरायल में सिमत तोरा त्योहार मनाया जा रहा था। हिजबुल्लाह ने इस मौके पर इजरायल पर भीषण हमला किया था। इसके बाद इजरायल ने उन सभी इलाकों को टारगेट किया जहां से रॉकेट और मिसाइलें दागी गई। इजरायल ने लेबनान के कफ्र किला से हिजबुल्लाह की रॉकेट लॉन्च साइट को नष्ट कर दिया। लेबनान के लैलाकी इलाके में आईडीएफ ने 4 बम गिराए। हमले में हिजबुल्लाह के 2 हथियार गोदाम तबाह हो गए। दक्षिणी लेबनान के तायर में इजरायल ने हिजबुल्लाह की कमांड पोस्ट को ध्वस्त कर दिया। तायर में ही इजरायली हमले की वजह से हिजबुल्लाह से जुड़ी कई इमारतें तबाह हो गईं। लेबनान के यारीन में इजरायल ने हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर को तहस नहस कर दिया। इजरायल ने सबसे खतरनाक और भयावह हमला लेबनान की राजधानी बेरूत में किया। दाहिया में इजरायल ने कुछ ही देर में 17 एयर स्ट्राइक की। हमले की वजह से कई इमारतें पूरी तरह से तबाह हो गई। हमले में न सिर्फ हिजबुल्लाह के ठिकाने ध्वस्त हो गए, बल्कि उसके कई लड़ाके मारे गए। इजरायली सेना ने सिर्फ हिजबुल्लाह को ही जख्म नहीं दिया, बल्कि ईरान पर भी बारूदी चोट की। इजरायल ने पहली बार लेबनान में मौजूद ईरानी ठिकानों पर हवाई हमले किए।
आईडीएफ ने ईरान स्पॉन्सर्ड न्यूज चैनल अल मयादीन के दफ्तर को ध्वस्त कर दिया। इससे पहले इजराइल ने अल मनार टीवी के दफ्तर को तबाह किया था। दोनों ही हिजबुल्लाह समर्थक मीडिया हाउस हैं, उन्हें फंड ईरान देता है। यही वजह है कि इजराइल ने इन्हें टारगेट किया। इजराइल ने अल मायादीन के दफ्तर के पास ही मौजूद ईरानी दूतावास पर भी हमला किया। हमले में ईरानी दूतावास की इमारत को नुकसान पहुंचा है। ईरानी ठिकानों को टारगेट कर इजराइल ने अपनी मंशा साफ कर दी है कि अब ना तो ईरान बचेगा और ना ही उसके प्रॉक्सी। इजरायली सेना ने सिर्फ लेबनान की राजधानी बैरूत में 32 एयर स्ट्राइक की। बैरूत में अलग अलग जगहों पर हुए हमले में 19 इमारतें ध्वस्त हो गई। हिजबुल्लाह के 14 ठिकाने मलबे में तब्दील हो गए। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह की 17 रॉकेट लॉन्च साइट को जलाने का दावा किया है और इतना ही नहीं, हिजबुल्लाह के 11 हथियार गोदामों को भी भस्म कर दिया गया। बैरूत में इजराइल ने पहली बार ईरान के ठिकानों को टारगेट किया। ईरान के ठिकानों पर आईडीएफ ने 3 एयर स्ट्राइक की। पहला हमला हिजबुल्लाह समर्थक और ईरानी फंडिंग से चलने वाले अल मयादीन न्यूज चैनल के दफ्तर पर हुआ। अल मयादीन के ऑफिस के बगल में ही ईरान का दूतावास मौजूद था। इजराइल ने इस पर भी बम वर्षा की। जोरदार धमाके की वजह से न सिर्फ अल मयादीन का दफ्तर बर्बाद हो गया, बल्कि ईरानी दूतावास की इमारत को भी नुकसान पहुंचा। लेबनान में इजराइल ने जबरदस्त बमबारी इसलिए शुरू कर दी है क्योंकि हिजबुल्लाह ने 23 अक्टूबर को इजरायली धरती को पूरी तरह से दहला दिया था। तेईस अक्टूबर को इजराइल के लोग सिमखात तोरा त्योहार मना रहे थे। हिजबुल्लाह ने इजरायली धरती पर इसी त्योहार के दिन विनाश की बरसात कर दी। हिजबुल्लाह ने कद्र 2 मिसाइल से गैलिली में इजराइल की 8200 बटालियन के बेस पर हमला किया। ये उसी हमले की तस्वीर है। वीडियो को हिजबुल्लाह ने जारी किया है। हिजबुल्लाह का दावा है कि विस्फोट में इजरायली बेस को बड़ा नुकसान पहुंचा है। हिजबुल्लाह ने इजराइल में एक के बाद एक 34 राउंड रॉकेट की बरसात की। आईडीएफ के मुताबिक हिजबुल्लाह ने इजराइल में करीब 150 रॉकेट दागे। रॉकेट हमले की वजह से तेल अवीव में भी कई धमाके हुए। हिजबुल्लाह के हमलों के कारण हाइफा में विनाश की बड़ी आग भड़क गई। किरियत शिमोना में भी हिजबुल्लाह ने इजरायली सेना के ठिकाने को टारगेट किया। हिजबुल्लाह का बारूदी एक्शन यही नहीं रुका, उसने इजराइल के हर्मीज 450 ड्रोन को भी मार गिराया। इजराइल का ड्रोन लेबनान में हमला करने पहुंचा था, लेकिन हिजबुल्लाह ने इस तरह से उसका शिकार कर लिया। हिजबुल्लाह ने अब लेबनान से इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर बड़ा दावा किया है। हिजबुल्लाह के मुताबिक जमीनी जंग में इजरायली सेना को बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। हिजबुल्लाह का दावा है कि उसने इजराइल के 70 सैनिकों का खात्मा कर दिया है। इजराइल के 600 से ज्यादा सैनिक घायल हुए हैं। हिजबुल्लाह ने इजराइल के 28 मरकावा टैंक, 4 सैन्य बुलडोजर, 2 सैन्य वाहन और 4 हर्मीज ड्रोन को तबाह करने की घोषणा की है। इजरायली सेना को हो रहे इस नुकसान से कई संदेश निकल रहे हैं। पहला तो ये कि क्या हिजबुल्लाह अभी कमजोर नहीं हुआ है? क्या लेबनान में हिजबुल्लाह के लिए जंग लड़ने के लिए दूसरे देशों के लड़ाके सीरिया से दाखिल हो रहे हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि इजराइल का मानना है कि हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप और कमांडर जिस तरह से खत्म हुए हैं, उसके बाद भी हिजबुल्लाह जंग लड़ने और हमला करने के काबिल नहीं बचा है।
ऐसे में इस बात की संभावना बहुत ज्यादा है कि ईरान दूसरे संगठनों के लड़ाकों को हिजबुल्लाह की मदद के लिए लेबनान भेज रहा हो। शायद यही वजह है कि इजराइल ने वार्निंग के तौर पर ईरानी दूतावास पर बमबारी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल के हमले में हिजबुल्लाह का सुरंग नेटवर्क ध्वस्त हो गया है। उत्तरी बॉर्डर के पास बनी सुरंग को उड़ाया गया है। हिजब का अंडरग्राउंड ठिकाने में घुसे IDF सैनिक, सुरंग के अंदर भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया गया। ईरान पर हमला तो नहीं हुआ, लेकिन इजराइल के तमाम दुश्मनों का संपूर्ण संहार शुरू हो चुका है। अमेरिका ने यमन में मोर्चा संभाल लिया है और इजरायली वायुसेना सीरिया में भी बारूद बरसा रही है। अमेरिका ने हूती की शक्ति को खत्म करने के लिए अपने ताकतवर B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। अमेरिका का मकसद प्रॉक्सी संगठनों के पास मौजूद हथियारों को नष्ट करना है, ताकि हिजबुल्लाह को सीरिया या यमन से किसी तरह की मदद न मिल पाए। अमेरिका ने लेबनान में सीज फायर के लिए एक नया प्लान भी तैयार किया है। ईरान के प्रॉक्सी नेटवर्क के अंत का मिशन। ईरान के प्रॉक्सी तंत्र पर ऐसा प्रहार कि सीरिया से यमन तक हाहाकार मच गया है। लेबनान और सीरिया में इजरायली वायुसेना कहर बरपा रही है, तो वहीं यमन के ऊपर फिर गरजा अमेरिका का बेहद शक्तिशाली न्यूक्लियर स्टेल्थ बॉम्बर। हिजबुल्लाह के खात्मे के अभियान का दायरा अब बहुत बड़ा हो चुका है, क्योंकि प्रॉक्सी संगठनों के खिलाफ अमेरिका ने भी मोर्चा खोल दिया है। दस दिन में अमेरिका ने हूती पर तीसरी बार बड़ा हमला किया। दूसरी बार अमेरिका ने B-2 बॉम्बर को हमले के लिए भेजा है। हूती के हथियार गोदामों पर हमला किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक होदाइदा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास B-2 बॉम्बर से बमबारी की गई। अमेरिकी सीक्रेट रिपोर्ट्स के मुताबिक हूती को ईरान से हथियारों की खेप भेजी गई थी, जिसे एयरपोर्ट के आसपास मौजूद गोदामों में रखा गया था। यही वजह है कि अमेरिकी B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल किया गया, ताकि हथियारों को नष्ट करने में कामयाबी मिल सके। सैटेलाइट की इन तस्वीरों से दावा किया गया है कि B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल करके हूती के अंडरग्राउंड ठिकानों को तबाह किया जा रहा है। गाजा और लेबनान की तरह ही यमन में कई अंडरग्राउंड ठिकाने हैं। अंडरग्राउंड बंकर में ही हूती मिसाइलों को सुरक्षित रख रहा है। यमन में हूती जमीन के नीचे कई हथियार फैक्ट्री बना चुका है। अमेरिका के जासूसी सैटेलाइट्स यमन में हूती के ठिकानों की निगरानी कर रहे हैं। यही वजह है कि अमेरिका के पास हूती के तमाम मिसाइल लॉन्च साइट की सटीक जानकारी मिल रही है। अमेरिका उन ठिकानों पर भी बमबारी कर रहा है जहां से हूती हमले की तैयारी करता है। अमेरिका ने यह जताने की कोशिश की है कि हूती की हर एक मिसाइल का जवाब ऐसे ही बारूद से दिया जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक हूती एंटी शिप मिसाइलों को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा था। 4 मिसाइलें लॉन्च के लिए तैयार कर ली गई थी। तभी अमेरिका ब्रिटेन का यमन पर हमला हुआ।
4 एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइलों को नष्ट कर दिया गया। अमेरिकी फाइटर जेट्स के पास मिसाइलों की लॉन्च साइट की परफेक्ट लोकेशन थी, इसलिए मिसाइलें लॉन्च होने से पहले ही नष्ट कर दी गई। हूती के ठिकानों पर B-2 बॉम्बर के इस्तेमाल की खास वजह है। अमेरिका विमान और बम की ऐसी घातक जोड़ी से हमले कर रहा है कि हूती के हथियार का बचे रहना नामुमकिन हो गया है। हूती के ठिकानों को नष्ट करने के लिए अमेरिका ने खास जोड़ी तैयार की है। B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल इसलिए हो रहा है ताकि ताकतवर बंकर बस्टर बम को गिराया जा सके। अमेरिका GBU-57 बंकर बस्टर का इस्तेमाल कर रहा है। ये 2400 किलो के विस्फोटक से हमला करता है और इसका वजन 13,600 किलो है। इसीलिए B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल किया जा रहा है। ईरान की तरह ही यमन में हूती के अंडरग्राउंड हथियार भंडार है। जमीन के भीतर गोदाम बनाए गए हैं जहां मिसाइलें रखी जाती हैं। ड्रोन रखने के लिए भी अंडरग्राउंड गोदाम है। अमेरिकी GBU-57 बम 200 फीट नीचे तक प्रहार करता है। कंक्रीट की दीवार को भेदने वाले ये बम जमीन के नीचे जाकर जोरदार धमाका करता है। हूती के कई हथियार गोदाम इसी बम से नष्ट किए गए हैं। यमन में अमेरिकी बॉम्बर गरज रहा था तो सीरिया में इजरायली फाइटर जेट। सीरिया में कई इमारतों को निशाना बनाया। इजरायल का दावा है कि सीरिया में हिजबुल्लाह के कई हथियार गोदाम हैं। दमिश्क में हिजबुल्लाह के कमांडर्स ने शरण ली है। होम में हथियार जमा किए गए थे। इजरायली वायुसेना ने दमिश्क एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया। दावा है कि एयरपोर्ट से ही हिजबुल्लाह को हथियार भेजे जा रहे थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक लेबनान में हिजबुल्लाह बेहद कमजोर हो चुका है, इसलिए ईरान अब इस्लामिक रेजिस्टेंस के जरिए इजरायल पर हमले करवा रहा है। इस्लामिक रेजिस्टेंस के लड़ाके लेबनान भेजे जा रहे हैं। इजरायल के लगातार हमलों की वजह से लेबनान में ज्यादातर हथियार गोदाम नष्ट हो चुके हैं, इसलिए रॉकेट और मिसाइलों की नई खेप सीरिया से लेबनान तक भिजवाई जा रही है। अमेरिका और इजरायल की रणनीति है कि हिजबुल्लाह के साथ ही हूती और इस्लामिक स्टेट को भी बेहद कमजोर किया जाए, ताकि ना तो हिजबुल्लाह का कोई मददगार रहे और ना ही इजरायल पर लेबनान के अलावा किसी और मोर्चे से हमला हो सके। एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रॉक्सी संगठनों पर हमले की एक खास वजह भी है। अमेरिका लेबनान में अंतर्राष्ट्रीय सेना की तैनाती का प्लान बना रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सेना की तैनाती से सीज फायर कराया जा सकता है। साउथ लेबनान में यूएन की तरफ से 9,500 सैनिक पहले से तैनात हैं। अमेरिका को उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय सेना की तैनाती बढ़ाने से इजरायल में भरोसा कायम होगा और लेबनान के साथ सीज फायर हो सकेगा। लेकिन उससे पहले हिजबुल्लाह को बहुत ज्यादा कमजोर करना जरूरी है। यही वजह है कि अब अमेरिका और इजरायल ने सीरिया और यमन में भी हमलों की शुरुआत कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। दाहिया में इजरायल की भीषण बमबारी हुई है। हमले में एक 12 मंजिला इमारत को उड़ाया गया है। IDF का दावा है इमारत में हिज्ब का कमांड सेंटर था। अरब सुलग रहा है। अब यूरोप भी महायुद्ध की आग में झुलस सकता है। नेटो रूस पर हमले की तैयारी में जुट गया है, क्योंकि पुतिन के एक फैसले ने नेटो को हमले का मौका दे दिया है। अमेरिका ने सबूत जुटा लिए हैं, जिसके दम पर दावा किया गया है कि यूक्रेन में नॉर्थ कोरिया के सैनिक घुस चुके हैं। यानी पुतिन के इशारे पर किम के सैनिक कीव में कोहराम मचाने को तैयार हैं। पुतिन का प्लान है सर्दियों में यूक्रेन सरेंडर कराकर बाल्टिक देशों की तरफ बढ़ा जाए और इसकी कमान नॉर्थ कोरिया की स्पेशल फोर्स को सौंपी गई है। अगर ऐसा हुआ तो नेटो रूस पर हमला कर सकता है। नेटो का यह कदम
महायुद्ध की चिंगारी को भड़का सकता है। पुतिन ने इरादा कर लिया है कि विंटर में यूक्रेन का सरेंडर कराना है। इसके लिए पूरी ताकत झोंकी जा रही है। दो फ्रंट पर युद्ध लड़ा जा रहा है। एक तरफ रूसी सैनिक तेजी से कीव की तरफ बढ़ रहे हैं, जीतने वाले इलाकों में रूसी फ्लैग लगाते जा रहे हैं। दूसरी तरफ रूस की मदद के लिए नॉर्थ कोरिया ने अपने सैनिक यूक्रेन में उतार दिए हैं। यूक्रेनी सैनिकों के आत्मसमर्पण की कमान इन्हीं सैनिकों को सौंपी गई है। नॉर्थ कोरिया के करीब 15,000 सैनिक यूक्रेन में घुस चुके हैं। खासतौर से सर्दियों में युद्ध लड़ने के लिए उन्हें भेजा गया है। हालांकि नॉर्थ कोरिया के सैनिकों को लेकर अलग अलग दावा किया जा रहा है। पेंटागन के मुताबिक 3,000 सैनिक हैं, तो वहीं यूक्रेन के मुताबिक 25,000 का दावा किया जा रहा है। जबकि क्रेमलिन और प्योंगयांग से मिली जानकारी के मुताबिक 3 अलग अलग खेप में 15,000 सैनिक किम ने भेजे हैं, जो सीधे युद्ध में उतर चुके हैं। अब सवाल उठ रहा है कि पुतिन ने सर्दियों में युद्ध लड़ने के लिए किम के सैनिकों को क्यों बुलाया। कहा जा रहा है कि रूस उत्तर कोरिया के सैनिकों के जरिए सर्दियों में कीव की घेराबंदी करा रहा है, क्योंकि उत्तर कोरिया के सैनिक सर्दी और अर्बन वॉरफेयर के लिए खास तौर पर ट्रेंड हैं। इसके अलावा रूसी सेना काफी थकी हुई है, जो सर्दियों में लंबे समय तक कीव की घेराबंदी करने में फेल हो सकती है। इसलिए नॉर्थ कोरिया के सैनिकों को यह जिम्मा सौंपा गया है। और इसके लिए कई टुकड़ियां अलग अलग दिशाओं से कीव की तरफ बढ़ेंगी। We are seeing evidence that there are North Korean troops that have gone to Africa. Now, what exactly? Excuse me, not Africa, but Russia. What exactly they're doing left to be seen. These are things that we need to sort out. अमेरिका की तरफ से बयान जारी होने के बाद यह साफ हो गया है कि नॉर्थ कोरिया ने सैनिक भेज दिए हैं। हालांकि इससे पहले साउथ कोरिया ने इसका ऐलान कर दिया था, साथ ही धमकी दी थी कि वो भी अपने सैनिक और हथियार भेजेगा। ऐसे में यूक्रेन में युद्ध का एक और फ्रंट खुलने का खतरा पैदा हो गया है। जबकि क्रेमलिन ने साउथ कोरिया के बयानों को प्रोपेगेंडा करार दिया है। Вооруженные силы Корейской Народно-Демократической Республики есть. А где они находятся, уточните, пожалуйста, в Пхеньяне. Это их вооруженные силы. अब उत्तर कोरिया के जंग में शामिल होने से नेटो के सीधे तौर पर युद्ध में उतरने का रास्ता साफ हो गया है। रूस यूक्रेन युद्ध में किम की सेना के रूप में एक तीसरे देश की एंट्री हो गई है, जिसके बाद नेटो हमलावर हो गया है। अमेरिका ने बयान देकर यूरोप में नए युद्ध की आशंका को जन्म दे दिया है। जल्द ही नेटो रूस पर एक बड़ा अटैक कर सकता है। हालांकि यूक्रेन इस मुद्दे को काफी पहले से उठा रहा है। उधर रूस भी लंबे युद्ध की तैयारी में जुट गया है। इस बीच यूक्रेन ने पर्चे जारी कर उत्तर कोरिया के जवानों को सरेंडर का लालच दिया है। एक प्रिजन ऑफ वॉर का कैंप भी वीडियो में दिखाया है। यानी यूक्रेन चाहता है कि नॉर्थ कोरिया के सैनिक आत्मसमर्पण कर दें तो वो उनकी जान बख्श सकता है। वैसे भी नेटो देश यूक्रेन को लगातार हथियार भेज रहे हैं, जिसके दम पर यूक्रेन ने युद्ध में वापसी की है। सोचिए, जब नेटो खुद जंग में उतर जाएगा तो यूरोप में बारूदी जलजला आना तय है।
क्योंकि नेटो ने रूस के पास पड़ने वाले देशों में अपने बेस बना लिए हैं, जिससे युद्ध की स्थिति में रूस पर तुरंत हमला किया जा सके। पोलैंड, जर्मनी, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, बाल्टिक देश, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया में नेटो बड़ी तैयारी कर चुका है। यूक्रेन को बचाने के लिए अमेरिका कभी भी नेटो सेना उतार सकता है और नॉर्थ कोरियाई सैनिक यूक्रेन पहुंचने से उसे बहाना भी मिल गया है। We will continue to monitor this situation closely. But let's be clear. If North Korean soldiers do enter into combat, this development would demonstrate Russia's growing desperation in its war against Ukraine. यूरोप में परिस्थितियां तेजी से बदल रही हैं। ऑस्ट्रिया ने नॉर्थ कोरिया के राजदूत को नोटिस भेजकर यूक्रेन में सैनिक भेजने की जानकारी मांगी है, जबकि फ्रांस और ब्रिटेन ने एक बार फिर से अपने सैनिक भेजने के लिए कहा है, जबकि साउथ कोरिया ने नॉर्थ कोरिया पर कड़े प्रतिबंध लगाने के लिए कहा है। उधर पेंटागन ने कहा है कि जानकारी जुटाई जा रही है, हर परिस्थिति के लिए अमेरिका तैयार है। इससे पहले यह सामने आया था कि रूस ईरान और नॉर्थ कोरिया से मिले हथियारों का इस्तेमाल युद्ध में कर रहा है। ईरान के शाहिद कामिकाज़े ड्रोन से कई बार कीव पर हमला किया गया, जबकि नॉर्थ कोरिया की मिसाइल KN-23 से भी हमले कर रहा है। जिसके लिए नॉर्थ कोरिया ने अपने मिसाइल इंजीनियर भी रूस भेजे हैं, जिसमें से एक किम के करीबी मिसाइल इंजीनियर की तस्वीर भी सामने आई है, जिसका नाम है किम जोंग सिक। ये सारे सबूत इकट्ठा करके साउथ कोरिया ने अमेरिका को दिए हैं, जिसके बाद यूरोप में बड़े युद्ध का खतरा पैदा हो गया है, क्योंकि अमेरिका ने साफ तौर पर पुष्टि कर दी है कि रूस की तरफ से किम की सेना भी यूक्रेन में घुस चुकी है और कभी भी कीव में कोहराम मचा सकती है। ऐसा हुआ तो यूरोप में भीषण युद्ध शुरू हो जाएगा। अगर अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया पर प्रतिबंध लगाए तो किम जोंग उन परमाणु हमला कर सकता है। क्योंकि नॉर्थ कोरिया ICBM का टेस्ट कर चुका है और सीक्रेटली परमाणु टेस्ट की तैयारी में जुटा है, जिसमें रूस उसकी मदद कर रहा है। इससे सीधा संकेत मिल रहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध अगर नेटो वर्सेस रूस में बदलता है तो उसमें कई और देश शामिल हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा खतरा किम को लेकर है, जो अमेरिका पर परमाणु हमले की धमकी कई बार दे चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। गाजा में नरसंहार का नया और भयानक दौर शुरू हो गया है। नरसंहार का नया सेंटर बना है जबालिया। यहां इजराइल के भीषण हमले से बड़ा रक्तपात हो रहा है। इजराइल सिर्फ हमला ही नहीं कर रहा, बल्कि हमास के लड़ाकों, उसके समर्थकों की बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी हो रही है। जान बचाने के लिए लोग जबालिया से भाग रहे हैं। जबालिया में इजराइल के खूनी ऑपरेशन से बढ़ के हमास ने गुरिल्ला हमले शुरू कर दिए हैं। गाजा में फिर से नया नरसंहार शुरू हो गया है। गाजा में इजराइल ने फिर से भीषण हमले शुरू कर दिए हैं। नेतन्याहू सेना ने गाजा में नए सिरे से तबाही मचानी शुरू कर दी। इजराइल के नए अभियान से गाजा में विनाश का भयावह मंजर दिख रहा है। जबालिया नरसंहार के 5वें दिन इजराइल ने बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी शुरू कर दी है। 24 घंटे के अंदर 1000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए हैं। एक तरफ गिरफ्तारी हो रही है तो दूसरी तरफ बड़ी संख्या में सरेंडर हो रहे हैं।
इजराइल की बमबारी में 19 दिनों के अंदर गाजा में 770 लोग मारे जा चुके हैं। इजरायली सेना ने पूर्वी गाजा में अल जहरा स्कूल पर बमबारी की। हमले में 35 लोग मारे गए। राफा में इजरायल की आर्टिलरी ने बहुत बड़ी तबाही मचाई है। आईडीएफ ने सेंट्रल गाजा में बमबारी कर कई इमारतों को धराशायी कर दिया। जबालिया में भी इजरायल जबरदस्त ऑपरेशन चला रहा है। इस वजह से लोग जबालिया छोड़कर भाग रहे हैं। स्कूल और रिफ्यूजी कैंप पर हमले के बाद गाजा के साथ साथ दुनिया के कई देश भड़क गए हैं। इजरायल के नए नरसंहार का ग्लोबल विरोध शुरू हो गया है, लेकिन इजरायल का ऑपरेशन गाजा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जबालिया में इजरायल के नरसंहार से क्रोधित हमास के लड़ाके जगह जगह इजरायली सेना पर छिपकर हमले कर रहे हैं। हमास ने एंटी टैंक मिसाइल से हमला कर इजरायल के मरकाबा टैंक को उड़ा दिया। जबालिया कैंप में ही हमास ने आईडीएफ के इंजीनियरिंग यूनिट सफा तवी को खत्म कर दिया। हमास ने नेताजरिम में आईडीएफ के कमांड और कंट्रोल बेस को टारगेट किया। हमास के लड़ाके अब जिस तरह से छिपकर हमले कर रहे हैं, जिस तरह से इजरायली सेना को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो गाजा में इजरायल के रक्तपात का परिणाम है। इजरायल के हमले से हमास बहुत कमजोर हो चुका है। उसके लड़ाके इजरायल से आमने सामने की जमीनी जंग नहीं लड़ पा रहे हैं, इसलिए अब हमास गुरिल्ला हमले कर रहा है। हमास का यह प्लान सफल भी हो रहा है, लेकिन सच ये है कि अब हमास के पास इतनी शक्ति नहीं बची है कि वो इजरायली सेना को रोक पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इजरायल ने एक मीडिया चैनल के 6 पत्रकारों को हमास का समर्थक और सदस्य करार दिया। इजरायल का दावा है कि हमास से जुड़े दस्तावेजों की जांच से पत्रकारों का सच सामने आया है। दूसरी तरफ मीडिया हाउस ने इजरायल पर झूठे दावे करने का आरोप लगाया है। मीडिया हाउस का आरोप है कि गाजा में नरसंहार को छिपाने के लिए इजरायल पत्रकारों को भगाने की साजिश रच रहा है। गाजा की इन तस्वीरों को पूरी दुनिया देख रही है। कभी दुनिया ने इजरायली सेना की बहादुरी को देखा, तो कभी हमास के रॉकेट प्रहार को। एक तस्वीर गाजा के आम लोगों की भी आती है, जिनकी बेबसी और तकलीफों पर दुनिया फिक्र जताती है। गाजा से आने वाली इन तस्वीरों के 3 बड़े स्रोत हैं। पहला, खुद इजरायली सेना जो वीडियो जारी करती है। दूसरा, हमास जो अपनी जाबाजी की तस्वीरें जारी करता है। और तीसरा स्रोत है मीडिया। इन 6 तस्वीरों को देखिए। सभी के जैकेट पर प्रेस लिखा है। ये सभी एक चैनल के रिपोर्टर हैं, लेकिन इजरायली सेना ने इन सभी पत्रकारों को हमास और इस्लामिक जिहाद का सपोर्टर बताया है। आईडीएफ ने गाजा में मिली खुफिया जानकारी और कई दस्तावेजों के हवाले से दावा किया है कि अल जजीरा नाम के चैनल के 6 पत्रकार हमास और इस्लामिक जिहाद से जुड़े हैं।
इसराइल ने आतंकवादी ट्रेनिंग कोर्स की लिस्ट, फोन डायरेक्टरी और आतंकवादियों के वेतन दस्तावेज को सबूत के तौर पर पेश किया है। इसराइल का आरोप है कि ये सभी पत्रकार हमास की मदद कर रहे थे और बदले में हमास से वेतन भी ले रहे थे। इजरायली सेना का दावा है कि 6 में से 4 पत्रकार हमास से जुड़े हैं, जबकि 2 पत्रकार इस्लामिक जिहाद के सदस्य हैं। इजराइल ने अनस जमाल को नुसरत बटालियन का सदस्य बताया है। इजराइल का दावा है कि अनस जमाल रॉकेट दस्ते का प्रमुख था। इजरायली सेना पर हमलों में शामिल भी रहा है। कतर की मीडिया हाउस ने इजराइल के आरोपों को झूठा करार दिया है और अपने पत्रकारों को निर्दोष बताया है। अल जजीरा नाम के चैनल ने दावा किया है इजराइल गाजा का सच दुनिया से छिपाना चाहता है। गाजा की तस्वीरों को दुनिया के सामने नहीं आने देना चाहता। इजराइल पत्रकारों को डराकर गाजा से भगाना चाहता है। इजराइल की सेना ने करीब 1 महीने पहले वेस्ट बैंक के रामल्ला में अल जजीरा के ऑफिस पर छापा भी मारा था। इजराइल की सेना ने चैनल के दफ्तर को 45 दिनों तक बंद करवा दिया था। इजराइल में अल जजीरा चैनल को बैन कर दिया गया था। अगस्त में इजरायली सेना ने अल जजीरा के एक पत्रकार की हत्या कर दी थी। उसे भी हमास का सदस्य बताया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और तुर्की ने ऐलान किया है कि वो आतंकी हमला करने वाले PKK का खात्मा करके ही दम लेगा और इसके लिए इराक और सीरिया में कुर्द आतंकियों के ठिकानों पर भीषण बमबारी की जा रही है। एक दिन पहले कुर्द आतंकियों ने अंकारा के पास गोलीबारी की थी, जिसमें 5 लोग मारे गए थे और उसके कुछ घंटे बाद ही तुर्की ने बदला लेने का प्लान बनाया और उन तमाम जगहों पर हमले शुरू कर दिए जहां कुर्द आतंकी छुपे हो सकते हैं। तुर्कियों को दहलाने वाले कुर्द आतंकियों से बदला लेने में तुर्की ने कुछ घंटे ही लगाए और PKK यानी कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए। ये उसी हमले की तस्वीरें हैं जिसमें फाइटर जेट से बम बरसाए गए। हमले के बाद कई ठिकाने पूरी तरह तबाह हो गए। 2 कमांड सेंटर में आग लग गई। एयर स्ट्राइक के अलावा MLRS से भी हमले किए गए जिन्होंने भीषण तबाही मचाई। कहा जा रहा है कई रिहायशी इलाकों में भी रॉकेट गिरे जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 10 से ज्यादा घायल हो गए। कोबानी घाटी कुर्द आतंकियों का गढ़ कहा जाता है, जहां तुर्की ने सबसे ज्यादा हमले किए। कोबानी अलेप्पो के उत्तर में पड़ता है। यहीं पर PKK का हेडक्वार्टर भी है। इसके अलावा इराक और सीरिया में PKK के ठिकानों पर बम बरसाए गए। 32 से ज्यादा ठिकानों पर हमले का दावा किया जा रहा है। सीरिया के रिफात में सबसे ज्यादा तबाही हुई है। इसके अलावा इराक में 10 से ज्यादा हमले किए गए। इस हमले को लेकर तुर्की जबरदस्त गुस्से में है। तुर्की के प्रेसिडेंट एर्दोआन ने कहा है तुर्की पर हमला करने वाले तीनों आतंकी मार गिराए हैं। PKK पर जवाबी हमला शुरू हो चुका है। यह तब तक होता रहेगा जब तक एक भी PKK का आतंकी मारा नहीं जाता। दरअसल PKK तुर्की से अलग कुर्दिस्तान देश की मांग करता है, जिसमें इराक, सीरिया और तुर्की के कुछ हिस्से शामिल हैं। PKK को 1978 में अब्दुल ओकलान ने बनाया था, जो कुर्द लोगों के लिए अलग देश की मांग करता आया है। 1984 से PKK का आंदोलन हिंसक हो उठा और तुर्की पर हमले शुरू कर दिए। उसके बाद से तुर्की ने PKK को आतंकी संगठन घोषित कर दिया और 20% कुर्द आबादी को हाशिए पर डाल दिया, जिसका बदला लेने के लिए कुर्द आतंकी इसी तरह के हमले कई बार कर चुके हैं। जैसे हमले से एक दिन पहले अंकारा के पास एक डिफेंस फैक्ट्री पर हमला किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर इस वक्त, इजराइल में हिजबुल्लाह का बड़ा मिसाइल अटैक। तेल अवीव में कदर 2 मिसाइल से हमला हुआ है। इजरायली बेस पर हमले का वीडियो जारी किया गया है।
एक बार फिर से आपको बता दें, इजराइल में हिजबुल्लाह का बड़ा मिसाइल अटैक। तेल अवीव में कदर 2 मिसाइल से यह हमला हुआ है। एक और बड़ी खबर आ रही है दाइया से, जहां दाइया में इजराइल की भीषण बमबारी हुई है। हमले में एक 12 मंजिला इमारत को उड़ा दिया गया है। आईडीएफ का दावा है इमारत में हिज्ब का कमांड सेंटर था। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं दाइया की। दाइया में इजराइल की भीषण बमबारी हुई है और हमले में ये 12 मंजिला इमारत से निकलता हुआ धुआं जिसे उड़ा दिया गया है। आईडीएफ का दावा है इमारत में हिज्ब का कमांड सेंटर था। और आज हमने आपसे 3 सवाल पूछे थे। देखते हैं प्रोबो देश का ओपिनियन मीटर क्या कहता है। क्या आंध्र प्रदेश में 2 से ज्यादा बच्चों वाले ही स्थानीय चुनाव लड़ पाएंगे? 10% यस, 90% नो। क्या पुणे से शेगांव के बीच वंदे भारत ट्रेन चलेगी? 50% यस, 50% नो। क्या मालदीव्स के लोग भी यूपीआई से पेमेंट कर सकेंगे? 75% यस, 25% नो। डाउनलोड कीजिए प्रोबो ऐप और दीजिए अपना ओपिनियन। Game may be habit forming or financially risky. Play responsibly. TNC apply. आ तो गए, जाओगे कैसे? हेलो, मैं आ रहा हूँ, भगा कर ले जाऊंगा। सिक्योरिटी! भाग गए, पकड़ो उनको! हेलो! बोला था ना, भगा कर ले जाऊंगा। एक हिंट तो देते? हिंट? बड़े आराम से। You know this new Dankati Fresh Active is a composition of natural herbs. I'll keep your breath full fresh. full fresh, इससे मिले ताजा breath. Mint crystal करे अपना काम, रखे मुंह ताजा ये सुबह शो. Dankati Fresh Active है, extra freshness का ये नया दंतकांति फ्रेश एक्टिव जेल रखे सांसों को full fresh. पार्सल ट्रैक करना है? लिंक पे क्लिक कीजिए। स्पैम हम सबका प्रॉब्लम है ना, पर जिस वक्त वो कॉल या एसएमएस आए और कुछ गलत हो जाए, उस वक्त हम अकेले हैं, नहीं? नहीं, आज से एयरटेल आपके साथ है। एआई के पावर से हम लाखों स्पैमर्स को ब्लॉक कर रहे हैं और स्पैम कॉल्स या एसएमएस आने पर अपने हर कस्टमर को अलर्ट कर रहे हैं, क्योंकि स्पैम और स्कैम से लड़ने की जिम्मेदारी हमारी भी है। कहीं जूते के छाप, कहीं चाय के दाग और किचन में है छौंक के छींटे। कैसे हटते सिलेंडर के नीचे है लोहे के निशान। सफेद मार्बल को होली का स्नान। इन देसी दागों के लिए साधारण फिनाइल नहीं, पवित्र गौमूत्र से निर्मित पतंजलि गोनाइल अपनाइए। आपका केवाईसी अपडेट करना है, ओटीपी दीजिए। स्पैम हम सबका प्रॉब्लम है ना, पर जिस वक्त वो कॉल या एसएमएस आए और कुछ गलत हो जाए, उस वक्त हम अकेले हैं, नहीं? नहीं, एयरटेल अब एआई के पावर से स्पैमर्स को ब्लॉक करेगा और स्पैम कॉल्स या एसएमएस आने पर आपको अलर्ट करेगा। अपने तेल से कभी न खेल, वरना होगी सेहत फेल। सेहत को खिलवाड़ न बनाएं। पतंजलि रिफाइंड राइस ब्रान व सोयाबीन ऑयल लाएं और सेहत पाएं। आज कजान में पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात होगी। ब्रिक्स समिट के दौरान द्विपक्षीय वार्ता होगी। लद्दाख में चीन ने भारत के साथ एलएसी पर समझौते की पुष्टि की। चीन ने कहा दोनों पक्ष एक समाधान पर पहुंच गए हैं। समाधान योजना लागू करने के लिए साथ काम करेंगे। इजरायल से तनाव के बीच ईरान के राष्ट्रपति से मिले पीएम मोदी। पेजेश्कियान को भारत आने का न्योता दिया गया। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में जारी तनाव पर जताई है चिंता। मोदी ने कहा राष्ट्रपति पेजेश्कियान के साथ मुलाकात अच्छी रही। उन्होंने रिश्तों की समीक्षा की। ब्रिक्स सम्मेलन से पहले कजान में पुतिन के सामने युद्ध पर बोले पीएम मोदी, संघर्ष का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से हो। हम मानवता के लिए शांति और स्थिरता के समर्थक। पीएम मोदी ने कहा कि रूस यूक्रेन संघर्ष को लेकर हर संभव मदद को तैयार। संजीव खन्ना अगले चीफ जस्टिस होंगे। 11 नवंबर को शपथ लेंगे जस्टिस संजीव खन्ना। आ तो गए,
जाओगी कैसे? हेलो, मैं आ रहा हूँ, भगा कर ले जाऊंगा। सिक्योरिटी, भाग गए, पकड़ो उनको। हेलो, बोला था ना, भगा कर ले जाऊंगा। एक हिंट तो देते। हिंट? बड़े आराम से। आज कजान में पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात होगी। ब्रिक्स समिट के दौरान द्विपक्षीय वार्ता होगी। लद्दाख में चीन ने भारत के साथ एलएसी पर समझौते की पुष्टि की। चीन ने कहा दोनों पक्ष एक समाधान पर पहुंच गए हैं। समाधान योजना लागू करने के लिए साथ काम करेंगे। इजरायल से तनाव के बीच ईरान के राष्ट्रपति से मिले पीएम मोदी। पेजेश्कियान को भारत आने का न्योता दिया गया। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में जारी तनाव पर जताई है चिंता। मोदी ने कहा राष्ट्रपति पेजेश्कियान के साथ मुलाकात अच्छी रही। उन्होंने रिश्तों की समीक्षा की। ब्रिक्स सम्मेलन से पहले कजान में पुतिन के सामने युद्ध पर बोले पीएम मोदी, संघर्ष का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से हो। हम मानवता के लिए शांति और स्थिरता के समर्थक। पीएम मोदी ने कहा कि रूस यूक्रेन संघर्ष को लेकर हर संभव मदद को तैयार। शांति स्थिरता की बहाली का समर्थन करते हैं। भारत अपने पुराने रुख पर कायम। ब्रिक्स समिट में पहुंचे पीएम मोदी का औपचारिक स्वागत हुआ। राष्ट्रपति पुतिन ने गले लगाकर पीएम मोदी का औपचारिक स्वागत किया। पीएम मोदी के दौरे को लेकर विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि कजान के साथ भारत के पुराने संबंध, भारतीय समुदाय ने किया है भव्य स्वागत। दिसंबर महीने में रूस जाएंगे राजनाथ सिंह। रूसी रक्षा मंत्री से मुलाकात करेंगे। आईएनएस तुशिल को नौसेना में शामिल करने को लेकर अहम दौरा। आज वायनाड से नामांकन दाखिल करेंगे प्रियंका गांधी। नामांकन से पहले करेंगे रोड शो। सोनिया गांधी रहेंगी मौजूद। प्रियंका के नॉमिनेशन को भव्य बनाने की तैयारियां हैं। नॉमिनेशन के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, राहुल गांधी समेत कई नेता मौजूद रहेंगे। प्रियंका गांधी के नामांकन को लेकर बोले राहुल गांधी, कहा वायनाड के लिए बहन से बेहतर प्रतिनिधि की कल्पना नहीं कर सकता। वायनाड में प्रियंका गांधी ने स्थानीय लोगों के घरों का दौरा किया। कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की अपील की। मुंबई में आज होगी महाविकास अघाड़ी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीट बंटवारे को लेकर आ तो गए, जाओगी कैसे? हेलो, मैं आ रहा हूँ, भगा कर ले जाऊंगा। सिक्योरिटी, भाग गए, पकड़ो उनको। हेलो, बोला था ना, भगा कर ले जाऊंगा। एक हिंट तो देते। हिंट? बड़े आराम से। आज कजान में पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात होगी। ब्रिक्स समिट के दौरान द्विपक्षीय वार्ता होगी। लद्दाख में चीन ने भारत के साथ एलएसी पर समझौते की पुष्टि की। चीन ने कहा दोनों पक्ष एक समाधान पर पहुंच गए हैं। समाधान योजना लागू करने के लिए साथ काम करेंगे। इजरायल से तनाव के बीच ईरान के राष्ट्रपति से मिले पीएम मोदी। पेजेश्कियान को भारत आने का न्योता दिया गया। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में जारी तनाव पर जताई है चिंता। मोदी ने कहा राष्ट्रपति पेजेश्कियान के साथ मुलाकात अच्छी रही। उन्होंने रिश्तों की समीक्षा की। ब्रिक्स सम्मेलन से पहले कजान में पुतिन के सामने युद्ध पर बोले पीएम मोदी, संघर्ष का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से हो। हम मानवता के लिए शांति और स्थिरता के समर्थक। पीएम मोदी ने कहा कि रूस यूक्रेन संघर्ष को लेकर हर संभव मदद को तैयार। शांति स्थिरता की बहाली का समर्थन करते हैं। भारत अपने पुराने रुख पर कायम। ब्रिक्स समिट में पहुंचे पीएम मोदी का औपचारिक स्वागत हुआ। राष्ट्रपति पुतिन ने गले लगाकर पीएम मोदी का औपचारिक स्वागत किया। पीएम मोदी के दौरे को लेकर विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि कजान के साथ भारत के पुराने संबंध, भारतीय समुदाय ने किया है भव्य स्वागत। दिसंबर महीने में रूस जाएंगे राजनाथ सिंह। रूसी रक्षा मंत्री से मुलाकात करेंगे। आईएनएस तुशिल को नौसेना में शामिल करने को लेकर अहम दौरा। आज वायनाड से नामांकन दाखिल करेंगे प्रियंका गांधी। नामांकन से पहले करेंगे रोड शो। सोनिया गांधी रहेंगी मौजूद। प्रियंका के नॉमिनेशन को भव्य बनाने की तैयारियां हैं। नॉमिनेशन के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, राहुल गांधी समेत कई नेता मौजूद रहेंगे। प्रियंका गांधी के नामांकन को लेकर बोले राहुल गांधी, कहा वायनाड के लिए बहन से बेहतर प्रतिनिधि की कल्पना नहीं कर सकता। वायनाड में प्रियंका गांधी ने स्थानीय लोगों के घरों का दौरा किया। कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की अपील की।
मुंबई में आज होगी महाविकास अघाड़ी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीट बंटवारे को लेकर होगा ऐलान। संजय राउत ने कहा एमपीए में सब कुछ ठीक है। सोर्सेस से खबर, महाराष्ट्र में कांग्रेस 110 से 115, उद्धव गुट 90 से 95 और शरद गुट 75 से 80 सीट पर लड़ सकता है चुनाव। महाराष्ट्र चुनाव के लिए ये है देश का नंबर 1 न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, परवाह देश की। को पावर्ड बाय अनमोल बटर बेक बिस्किट, इतना बटरी के दिल पिघल जाए। मारियो रस्क, जहां देखे मारियो अपना समझ के खा लियो। नमस्कार, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पर। 9 बजे 90 मिनट का नॉन स्टॉप प्राइम टाइम अब शुरू हो रहा है। फिक्र आपकी और परवाह देश की में हम हाजिर हैं। मैं हूं निशांत चतुर्वेदी और आपको देश और दुनिया की खबरों को फिक्र के लेंस से दिखाने वाला हूं। नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी। रात 9:50 पर आपके लिए लेके आऊंगी ऐसी बड़ी खबरें जिनको देखना आपके लिए बेहद जरूरी है। लेकिन शुरुआत कर रहे हैं आज की पहली बड़ी खबर से। आज फिक्र की शुरुआत पाकिस्तान में आतंक के कारखाने से करेंगे। ये गुप्त जिहाद फैक्ट्री उसी एबटाबाद में पाई गई है जहां पर पाकिस्तान ने कभी ओसामा बिन लादेन को छिपाया था। यह बड़ा खुलासा बस थोड़ी देर में होगा। इसके बाद कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो की चिंताओं का माउंट एवरेस्ट दिखाएंगे। खालिस्तान प्रेमी ट्रूडो के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। वो घर में घिर गए हैं। उन्हें 28 अक्टूबर तक इस्तीफे का अल्टीमेटम मिला है। और महाराष्ट्र में आज महायुति ने फंसी हुई 23 सीटों पर झगड़ा सुलझाने का दावा किया। गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर 3 घंटे की मैराथन मीटिंग में सहमति बनी। लेकिन एमबीए की 33 सीटों पर क्या पेच फंसा है, यह आपको जानना जरूरी है। यूपी उपचुनाव में राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच 9 सीट पर क्या बातचीत हुई, यूपी से कांग्रेस कैसे आउट हो गई और महाराष्ट्र में अखिलेश यादव पर कैसे दबाव बना, फिक्र की फाइल भी तैयार है। इस सब के बीच में आज एक ग्लोबल फिक्र रोहिंग्या मुस्लिमों पर भी होगी। इंडोनेशिया में बांग्लादेश से बोट पर आ रहे रोहिंग्या मुस्लिमों की एंट्री पर बैन क्यों लगा है? इस्लामिक देश इंडोनेशिया ने ही रोहिंग्या मुसलमानों को शांति के लिए खतरा क्यों बताया? इस सवाल का जवाब तलाशेंगे। इसके बाद फिक्र दाना तूफान की होगी। अब से ठीक 5 घंटे बाद ओडिशा के तट से विनाशकारी दाना तूफान टकरा सकता है और इस तूफान से बचाव के लिए 7 राज्यों में क्या क्या तैयारी की गई है, आपको जरूर जानना चाहिए। ग्राउंड रिपोर्ट TV9 की वहां से तैयार है। और आज पुणे टेस्ट के पहले दिन टीम इंडिया ने सुंदर प्रदर्शन किया। भारत के स्पिन गेंदबाज वाशिंगटन सुंदर ने 7 विकेट लिए और न्यूजीलैंड की टीम पहली पारी में 259 रन पर ऑल आउट हो गई। परवाह देश की में आपके लिए हम ऐसी 3 चुनिंदा खबरें लेकर आए हैं जिन्हें देखना आपके लिए है बेहद जरूरी। पहली और सबसे बड़ी खबर पड़ोसी देश बांग्लादेश से है, जहां मरते लोकतंत्र के बीच मोहम्मद यूनुस का असली चेहरा दिन ब दिन उजागर हो रहा है। यूनुस की अगुवाई वाली अंतरिम सरकार आखिर अपने ही राष्ट्रपति, सेना प्रमुख और यहां तक कि अपने ही संविधान के पीछे क्यों पड़ी हुई है? इस पर बहुत बड़ा खुलासा आप देखिएगा 9:50 पर। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तान समर्थक वोटों के लिए दुनिया से झूठ बोला, बिना किसी सबूत के भारत पर गंभीर आरोप लगाए। अब अपने ही देश में लोग उनके ऊपर हंस रहे हैं। ना सिर्फ विपक्ष बल्कि उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं इस्तीफा दीजिए, और वो भी 100 घंटों के अंदर। ये खबर परवाह देश के दूसरे भाग में हम आपको दिखाएंगे। और अंत में भारत के पड़ोस तक कैसे पहुंची गाजा की आग, क्या इजरायल के खिलाफ हुई इंटरनेशनल साजिश? परवाह देश के तीसरे हिस्से में 10:20 पर आपको दिखाएंगे इजरायल पर कैसे ग्लोबल संकट छाया हुआ है। TV9 की ये एक्सक्लूसिव पड़ताल। लेकिन अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद निशांत के साथ फिक्र आपकी विस्तार से। आ तो गए, जाओगे कैसे? हेलो, मैं आ रहा हूँ, भगा कर ले जाऊंगा। सिक्योरिटी, भाग गए, पकड़ो उनको। हेलो, बोला था ना, भगा कर ले जाऊंगा। एक हिंट तो देते। हिंट? बड़े आराम से। हर माँ की एक ही है फेवरेट चीज, खाने को बनाए वो लजीज,
स्वाद को लाए सेहत के करीब, जी भर के खा लो, पाओ माँ का आशीष। हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा, पतंजलि शुद्ध गाय का घी। पार्सल ट्रैक करना है, लिंक पे क्लिक कीजिए। स्पैम हम सबका प्रॉब्लम है ना, पर जिस वक्त वो कॉल या एसएमएस आए और कुछ गलत हो जाए, उस वक्त हम अकेले हैं, नहीं? नहीं, आज से एयरटेल आपके साथ है। एआई के पावर से हम लाखों स्पैमर्स को ब्लॉक कर रहे हैं और स्पैम कॉल्स या एसएमएस आने पर अपने हर कस्टमर को अलर्ट कर रहे हैं, क्योंकि स्पैम और स्कैम से लड़ने की जिम्मेदारी हमारी भी है। आपका केवाईसी अपडेट करना है, ओटीपी दीजिए। स्पैम हम सबका प्रॉब्लम है ना, पर जिस वक्त वो कॉल या एसएमएस आए और कुछ गलत हो जाए, उस वक्त हम अकेले हैं, नहीं? नहीं, एयरटेल अब एआई के पावर से स्पैमर्स को ब्लॉक करेगा और स्पैम कॉल्स या एसएमएस आने पर आपको अलर्ट करेगा। आज कजान में पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात होगी। ब्रिक्स समिट के दौरान द्विपक्षीय वार्ता होगी। लद्दाख में चीन ने भारत के साथ एलएसी पर समझौते की पुष्टि की। चीन ने कहा दोनों पक्ष एक समाधान पर पहुंच गए हैं, समाधान योजना लागू करने के लिए साथ काम करेंगे। इजरायल से तनाव के बीच ईरान के राष्ट्रपति से मिले पीएम मोदी, पेजेश्कियान को भारत आने का न्योता दिया गया। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में जारी तनाव पर जताई है चिंता। मोदी ने कहा राष्ट्रपति पेजेश्कियान के साथ मुलाकात अच्छी रही, उन्होंने रिश्तों की समीक्षा की। ब्रिक्स सम्मेलन से पहले कजान में पुतिन के सामने युद्ध पर बोले पीएम मोदी, संघर्ष का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से हो, हम मानवता के लिए शांति और स्थिरता के समर्थक। पीएम मोदी ने कहा कि रूस यूक्रेन संघर्ष को लेकर हर संभव मदद को तैयार, शांति स्थिरता की बहाली का समर्थन करते हैं, भारत अपने पुराने रुख पर कायम। ब्रिक्स समिट में पहुंचे पीएम मोदी का औपचारिक स्वागत हुआ। राष्ट्रपति पुतिन ने गले लगाकर पीएम मोदी का औपचारिक स्वागत किया। पीएम मोदी के दौरे को लेकर विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि कजान के साथ भारत के पुराने संबंध, भारतीय समुदाय ने किया है भव्य स्वागत। दिसंबर महीने में रूस जाएंगे राजनाथ सिंह, रूसी रक्षा मंत्री से मुलाकात करेंगे। आईएनएस तुशिल को नौसेना में शामिल करने को लेकर अहम दौरा। आज वायनाड से नामांकन दाखिल करेंगे प्रियंका गांधी, नामांकन से पहले करेंगे रोड शो। सोनिया गांधी रहेंगी मौजूद। प्रियंका के नॉमिनेशन को भव्य बनाने की तैयारियां हैं। नॉमिनेशन के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, राहुल गांधी समेत कई नेता मौजूद रहेंगे। प्रियंका गांधी के नामांकन को लेकर बोले राहुल गांधी, कहा वायनाड के लिए बहन से बेहतर प्रतिनिधि की कल्पना नहीं कर सकता। वायनाड में प्रियंका गांधी ने स्थानीय लोगों के घरों का दौरा किया, कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की अपील की। मुंबई में आज होगी महाविकास अघाड़ी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सीट बंटवारे को लेकर होगा ऐलान। संजय राउत ने कहा एमपीए में सब कुछ ठीक है। सोर्सेस से खबर, महाराष्ट्र में कांग्रेस 110 से 115, उद्धव गुट 90 से 95 और शरद गुट 75 से 80 सीट पर लड़ सकता है चुनाव। महाराष्ट्र चुनाव के लिए शिवसेना ने 45 प्रत्याशियों की लिस्ट को जारी किया। कोपड़ी 5 पाखड़ी से सीएम शिंदे, रत्नागिरी से उदय सामंत को टिकट दिया गया। महाराष्ट्र चुनाव के लिए एमएनएस ने जारी किया है 45 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। माहिम से चुनाव लड़ेंगे अमित ठाकरे, आदित्य के चुनावी क्षेत्र से भी एमएनएस ने उम्मीदवार को उतारा। अमित ठाकरे के माहिम से चुनाव लड़ने पर बोले संजय राउत, लोकतंत्र में सभी को चुनाव लड़ने का पूरा अधिकार। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए जेएमएम ने 35 उम्मीदवारों की लिस्ट को जारी किया। बरहेट से चुनाव लड़ेंगे सीएम हेमंत सोरेन, दुमका से बसंत सोरेन जेएमएम उम्मीदवार। झारखंड की गांडे सीट से कल्पना सोरेन, चाईबासा से दीपक बिरुआ और झुमरी से बेबी देवी को जेएमएम ने टिकट दिया। झारखंड चुनाव के लिए आरजेडी ने 6 प्रत्याशियों का ऐलान किया। देवघर से सुरेश पासवान, गोड्डा से संजय प्रसाद यादव को उम्मीदवार बनाया गया। झारखंड बीजेपी सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा का बयान, असंतुष्ट नेताओं से करूंगा मुलाकात। सोमवार को जेएमएम में शामिल हुए थे 3 बीजेपी के नेता। पंजाब उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने 4 उम्मीदवार घोषित किए। गिद्दड़ बाहा से राजा वड़िंग को की जो पत्नी है अमृता वड़िंग, उनको उतारा गया। पंजाब उपचुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की है स्टार प्रचारकों की लिस्ट। सीएम नायब सैनिक गजेंद्र सिंह शेखावत, सुनील जाखड़ को स्टार प्रचारक बनाया गया। सीट बंटवारे को लेकर आज संजय निषाद और सुनील बंसल की बैठक, बीजेपी ऑफिस में होगी बैठक, सोर्सेस के हवाले से खबर।
कल जेपी नड्डा और संजय निषाद की बैठक में नहीं हुआ कोई फैसला। मंझवा और कटेहरी विधानसभा सीट मांग रहे संजय निषाद। मथुरा में सीएम योगी ने मोहन भागवत से की मुलाकात। लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार दोनों ने की मुलाकात। कल होगी हरियाणा बीजेपी विधायक दल की फिक्र में अब समय है 2 मिनट में देश की 9 बड़ी खबरें देखने का। अगले 2 मिनट में आप एकदम अपडेट हो जाएंगे। देखिए, पहली बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में सेना के काफिले पर आतंकी हमला हुआ। इस हमले में 1 नागरिक की मौत हो गई, जबकि 4 जवानों के जख्मी होने की खबर आ रही है। अब खबर यह भी है कि आतंकवादियों और जवानों के बीच गोलियां भी चली हैं। इस सब के बीच में कैबिनेट में जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने वाले प्रस्ताव को मंजूरी देने के बाद आज सीएम उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। पीएम के अलावा वो आज ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मिले। एक दिन पहले वो गृह मंत्री अमित शाह से भी मिले थे। बड़ी खबर, जस्टिस संजीव खन्ना देश के 51वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। राष्ट्रपति ने जस्टिस संजीव खन्ना के नाम को मंजूरी दे दी है। वो 11 नवंबर को शपथ लेंगे। जस्टिस संजीव खन्ना का कार्यकाल अगले साल 13 मई तक रहेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज रूस के कजान में ब्रिक्स के आउटरीच सेशन में बोले, दुनिया बेहद मुश्किल हालात का सामना कर रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की बात को दोहराते हुए कहा कि यह युग जो है वो युद्ध का नहीं है। हर विवाद का हल बातचीत और कूटनीति से निकालना चाहिए। इस सब के बीच में विमानों को लगातार मिल रही फर्जी बम की जो धमकी है उस पर केंद्र सरकार सख्त हो गई है। सरकार ने कहा है कि धमकी वाले मैसेज का पता लगाकर जल्द एक्शन लिया जाएगा। वहीं आज फिर एयर इंडिया, इंडिगो और अकासा एयरलाइंस के 95 विमानों को बम की धमकी मिली है। इस सब के बीच में केंद्रीय कैबिनेट ने आज स्पेस सेक्टर में स्टार्टअप के लिए 1000 करोड़ रुपए के मदद का ऐलान कर दिया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे करीब 40 स्टार्टअप्स को है उनको फायदा होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक्स पर लिखा कि स्पेस प्रोग्राम में काम करने वाले युवाओं को बड़ी मदद मिलेगी। इस सब के बीच में नौकरी से निकाले गए बस मार्शलों और सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को दिल्ली सरकार ने फिर से बहाल कर दिया है। मुख्यमंत्री आतिशी ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि आने वाले 4 महीनों में इन मार्शलों को प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े कामों में लगाया जाएगा। और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले एनसीपी शरद पवार गुट को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने अजीत पवार को घड़ी चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल करने से रोकने की मांग को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि अजीत पवार गुट को डिस्क्लेमर का इस्तेमाल करना जरूरी होगा। इस बीच सेबी प्रमुख माधवी पुरी बुच के नहीं आने से पीएससी की बैठक स्थगित कर दी गई। पीएससी के प्रमुख केसी वेणुगोपाल ने कहा कि माधवी पुच ने निजी कारण से पेश होने में असमर्थता जताई है। एनडीए सांसदों ने हंगामा करते हुए पूछा कि एजेंडे में कई और मुद्दे थे तो मीटिंग क्यों स्थगित की गई। देखिए, 9 बड़ी खबरें आपने देख ली। अब एक छोटा सा ब्रेक और इसके बाद फिक्र आपकी को विस्तार से बताएंगे। आ तो गए, जाओगे कैसे? हेलो, मैं आ रहा हूँ, भगा कर ले जाऊंगा। सिक्योरिटी, भाग गए, पकड़ो उनको। हेलो, बोला था ना, भगा कर ले जाऊंगा। एक हिंट तो देते। हिंट? बड़े आराम से। आज कजान में पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात होगी। ब्रिक्स समिट के दौरान द्विपक्षीय वार्ता होगी। लद्दाख में चीन ने भारत के साथ एलएसी पर समझौते की पुष्टि की। चीन ने कहा दोनों पक्ष एक समाधान पर पहुंच गए हैं। समाधान योजना लागू करने के लिए साथ काम करेंगे। इजरायल से तनाव के बीच ईरान के राष्ट्रपति से मिले पीएम मोदी। पेजेश्कियान को भारत आने का न्योता दिया गया। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में जारी तनाव पर जताई है चिंता। मोदी ने कहा राष्ट्रपति पेजेश्कियान के साथ मुलाकात अच्छी रही। उन्होंने रिश्तों की समीक्षा की। ब्रिक्स सम्मेलन से पहले कजान में पुतिन के सामने युद्ध पर बोले पीएम मोदी, संघर्ष का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से हो। हम मानवता के लिए शांति और स्थिरता के समर्थक। पीएम मोदी ने कहा कि रूस यूक्रेन संघर्ष को लेकर हर संभव मदद को तैयार। शांति स्थिरता की बहाली का समर्थन करते हैं। भारत अपने पुराने रुख पर कायम। ब्रिक्स समिट में पहुंचे पीएम मोदी का औपचारिक स्वागत हुआ। राष्ट्रपति पुतिन ने गले लगाकर पीएम मोदी का औपचारिक स्वागत किया। पीएम मोदी के दौरे को लेकर विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि कजान के साथ भारत के पुराने संबंध, भारतीय समुदाय ने किया है भव्य स्वागत। दिसंबर महीने में रूस जाएंगे राजनाथ सिंह। रूसी रक्षा मंत्री से मुलाकात करेंगे।
INS तुशिल को नौसेना में शामिल करने को लेकर अहम दौरा। आज वायनाड से नामांकन दाखिल करेंगे प्रियंका गांधी। नामांकन से पहले करेंगे रोड शो। सोनिया गांधी रहेंगी मौजूद। प्रियंका के नॉमिनेशन को भव्य बनाने की तैयारियां है। नॉमिनेशन के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, राहुल गांधी समेत कई नेता मौजूद रहेंगे। प्रियंका गांधी के नामांकन को लेकर बोले राहुल गांधी, कहा वायनाड के लिए बहन से बेहतर प्रतिनिधि की कल्पना नहीं कर सकता। वायनाड में प्रियंका गांधी ने स्थानीय लोगों के घरों का दौरा किया। कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की अपील की। मुंबई में आज होगी महाविकास अघाड़ी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीट बंटवारे को लेकर होगा ऐलान। संजय राउत ने कहा एमवीए में सब कुछ ठीक है। सोर्सेस से खबर, महाराष्ट्र में कांग्रेस 110 से 115, उद्धव गुट 90 से 95 और शरद गुट 75 से 80 सीट पर लड़ सकता है चुनाव। महाराष्ट्र चुनाव के लिए शिवसेना ने 45 प्रत्याशियों की लिस्ट को जारी किया। कोपड़ी 5 पाखड़ी से सीएम शिंदे, रत्नागिरी से उदय सामंत को टिकट दिया गया। महाराष्ट्र चुनाव के लिए एमएनएस ने जारी किया है 45 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। माहिम से चुनाव लड़ेंगे अमित ठाकरे। आदित्य के चुनावी क्षेत्र से भी एमएनएस ने उम्मीदवार को उतारा। अमित ठाकरे के माहिम से चुनाव लड़ने पर बोले संजय राउत, लोकतंत्र में सभी को चुनाव लड़ने का पूरा अधिकार। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए जेएमएम ने 35 उम्मीदवारों की लिस्ट को जारी किया। बरहेट से चुनाव लड़ेंगे सीएम हेमंत सोरेन। दुमका से बसंत सोरेन जेएमएम उम्मीदवार। झारखंड की गांडे सीट से कल्पना सोरेन, चाईबासा से दीपक बिरुआ और झुमरी से बेबी देवी को जेएमएम ने टिकट दिया। झारखंड चुनाव के लिए आरजेडी ने 6 प्रत्याशियों का ऐलान किया। देवघर से सुरेश पासवान, गोड्डा से संजय प्रसाद यादव को उम्मीदवार बनाया गया। झारखंड बीजेपी सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा का बयान, असंतुष्ट नेताओं से करूंगा मुलाकात। सोमवार को जेएमएम में शामिल हुए थे 3 बीजेपी के नेता। पंजाब उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने 4 उम्मीदवार घोषित किए। गिद्दड़ बाहा से राजा वड़िंग को की जो पत्नी है अमृता वड़िंग, उनको उतारा गया। पंजाब उपचुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की है स्टार प्रचारकों की लिस्ट। सीएम नायब सैनिक गजेंद्र सिंह शेखावत, सुनील जाखड़ को स्टार प्रचारक बनाया गया। सीट बंटवारे को लेकर आज संजय निषाद और सुनील बंसल की बैठक। बीजेपी ऑफिस में होगी बैठक। सोर्सेस के हवाले से खबर। कल जेपी नड्डा और संजय निषाद की बैठक में नहीं हुआ कोई फैसला। मंझवा और कटेहरी विधानसभा सीट मांग रहे संजय निषाद। मथुरा में सीएम योगी ने मोहन भागवत से की मुलाकात। लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार दोनों ने की मुलाकात। कल होगी हरियाणा बीजेपी विधायक दल की बैठक। विधानसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चयन संभव। 25 अक्टूबर से शुरू हो रहा है विधानसभा का सत्र। 4 नवंबर को जम्मू कश्मीर विधानसभा का पहला सत्र। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दी मंजूरी। 4 नवंबर को ही विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए होना है चुनाव। टीएमसी सांसद कल्याण बैनर्जी जेपीसी से 1 दिन के लिए निलंबित। जेपीसी बैठक में हंगामे के बाद कल्याण बैनर्जी को निलंबित किया गया। कल्याण बैनर्जी के निलंबन पर बोले जगदम्बिका पाल, उनका रवैया ठीक नहीं था। कल्याण के आचरण को लेकर पार्टी को भी सोचना चाहिए। जगदम्बिका पाल ने कहा, अपने संसदीय इतिहास में मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। बैठक के दौरान गालियां दे रहे थे बैनर्जी। बैठक के दौरान कल्याण बैनर्जी और अभिजीत गंगोपाध्याय के बीच हुई झड़प। एक दूसरे के खिलाफ अभद्र भाषा के इस्तेमाल का आरोप। बिहार के किशनगंज में हिंदू स्वाभिमान यात्रा में बोले गिरिराज सिंह, हिंदुओं पर अत्याचार नहीं करेंगे बर्दाश्त। गिरिराज सिंह के बयान पर बोले तेजस्वी यादव, माहौल बिगाड़ने के लिए भड़काऊ बयान दिया गया। सीएम नीतीश ने उस सांसद को अतिरिक्त सुरक्षा दी। शिवसेना प्रवक्ता संजय निरुपम ने और आज फिक्र में हमारा पहला फोकस आतंकिस्तान पर है। ठीक सुना आपने, आतंकिस्तान यानी हमारा पड़ोसी पाकिस्तान, जो शांति के नकली कबूतर उड़ाने में एक्सपर्ट है, लेकिन पर्दे के पीछे उसका खूनी खेल जारी है। दुनिया में तमाम देश अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए उन्हें अच्छी शिक्षा देने पर काम कर रहे हैं। वहीं पाकिस्तान में नया विशाल टेरर सेंटर बन गया है, जहां आतंकियों को गज़वाए हिंद यानी भारत के खिलाफ अंतिम युद्ध के लिए तैयार किया जा रहा है। यह भारत के दुश्मनों पर बड़ी खबर है। यह खुलासा जब आप देखेंगे तो आपके मुंह से एक बार फिर निकलेगा, एक राष्ट्र के तौर पर पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता है। खुफिया एजेंसियों को जो जानकारी मिली है उसके अनुसार भारतीय सीमा से 150 से 200 किलोमीटर दूर जिहाद की नई और गुप्त फैक्ट्री खोली गई है। आतंक के सीक्रेट कारखाने में आतंकवादी धमाकेदार पढ़ाई कर रहे हैं, खून बहाने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। बड़े बड़े आतंकी उस जिहाद फैक्ट्री के शागिर्द हैं। बड़ी बात यह भी है कि उन्हें जिहाद की ट्रेनिंग देने वाले भी खुद खूंखार आतंकवादी हैं। आपने एबेटाबाद का नाम सुना होगा।
ये इस्लामाबाद से सिर्फ 56 किलोमीटर दूर है, जबकि भारतीय सीमा के अलग अलग बिंदुओं से ये 150 से 200 किलोमीटर दूर है। यहां पाकिस्तान आर्मी का एक महत्वपूर्ण बेस भी है। खबर यह है कि इसी आर्मी बेस के बहुत नजदीक पाकिस्तान ने जिहाद की नई फैक्ट्री खोली है। इस फैक्ट्री में जैश, लश्कर और हिजबुल तीनों ही आतंकवादी संगठनों के आतंकी संयुक्त रूप से टेरर की ट्रेनिंग ले रहे हैं। भारत के नजरिए से यह जानकारी इसलिए चिंता बढ़ाने वाली है क्योंकि पाकिस्तान में लश्कर, जैश और हिजबुल जैसे आतंकी अभी भी एक ही छत के नीचे छुपे हुए हैं, काम करते हैं। और खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक आतंक के इस ट्रेनिंग सेंटर में हाफिज सईद, मसूद अजहर और सैयद सलाउद्दीन के विश्वसनीय साथी रिक्रूटमेंट करके लाए गए जिहादियों को ट्रेनिंग देने आते हैं। इसके अलावा खबर यह भी आ रही है कि टेरर कैंप के अंदर जिन नए आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जा रही है, उन्हें पानी में रहने से लेकर जमीन तक पर लड़ाई का विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह ट्रेनिंग बहुत चिंताजनक है क्योंकि क्या यह मुंबई जैसे अटैक की कोई ट्रेनिंग चल रही है? सोचने वाली बात है। लश्कर, हिजबुल और जैश के आतंकवादी यहां गजवाए हिंद वाले साझा घोषणा पत्र पर काम कर रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि भविष्य में यह खतरनाक कमांडो आतंकी भारत के लिए नई मुसीबत पैदा कर सकते हैं। वैसे इतना सब कुछ जानने के बाद आप ये बात भी समझ गए होंगे कि लश्कर, जैश और हिजबुल्लाह की इस विशाल संयुक्त जिहाद फैक्ट्री का एबेटाबाद में पाकिस्तानी आर्मी बेस के इतने पास होने का मतलब क्या है। साफ है कि यहां पर आतंकवादियों को ट्रेनिंग भी पाकिस्तान की सेना और आईएसआई की निगरानी में दी जा रही है। आप इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि इन आतंकवादियों की सुरक्षा का जिम्मा पाकिस्तान की सेना और आईएसआई ने ही संभाल रखा है। पाकिस्तान की सेना यहां पर आजकल देश की सुरक्षा में कम और आतंकवादियों की सुरक्षा में ज्यादा तैनात है। इसीलिए बिना पाकिस्तान की फौज की इजाजत के इस कैंप में किसी भी बाहरी शख्स के आने पर पूरी तरह प्रतिबंध है। हालांकि हाफिज सईद, मसूद अजहर और सैयद सलाउद्दीन का यहां आना जाना लगा रहता है। देखिए, यह बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है और आपको एक और फैक्ट बताते हैं। और एक और फैक्ट यह है कि अगर एलएसी पर हालात सामान्य होते चले गए तो वहां की पलटन भी कश्मीर की ओर रुख करेगी, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है। तो इन आतंकियों को पता होना चाहिए कि उनका इंतजार कौन कर रहा है। अब यह फैसला क्यों लिया गया है, तो असल में इसका कनेक्शन आतंकी उसामा बिन लादेन से जोड़कर देखा जा सकता है। याद करिए आप, पहली बार एबेटाबाद पूरी दुनिया में चर्चा में कब आया था। वर्ष 2011 में अमेरिका को पता चला कि 9/11 हमले का मास्टरमाइंड अलकायदा आतंकी उसामा बिन लादेन यहीं पाकिस्तान के एबेटाबाद में वर्षों से एक मकान में छिपा हुआ है। यह जानकारी मिलते ही 2 मई को CIA की निगरानी में अमेरिका के नेवी सील्स कमांडो ने उसामा को मारने के लिए ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर चलाया था। उसामा की मौत के बाद ही पाकिस्तान के इस छोटे से इलाके एबेटाबाद को पूरी दुनिया ने जाना था। तब उसामा को पनाह देने के लिए पाकिस्तान की किरकिरी खूब हुई थी, लेकिन पाकिस्तान ने उस बदनामी से कोई सबक नहीं लिया। उल्टे एक बार फिर से उसी एबेटाबाद में उसामा के उसी मकान के बेहद करीब लश्कर, जैश और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों के लिए टेरर कैंप खोल दिया है। वैसे आपको याद दिला दें कि कल ही ब्रिक्स के मंच से प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद पर पाकिस्तान को आईना दिखाया था। और आज ही देखिए, आतंकवाद पर पाकिस्तान का एबेटाबाद वाला चेहरा बेनकाब हो गया। ये जो पाकिस्तान जो कर रहा है, ये इनकी पॉलिसी है, आर्मी की पॉलिसी है। वो क्योंकि ये टेरर को बढ़ावा देकर उनको ट्रेन कर आप कश्मीर में आतंक और फैला सकते हैं। भारत की पूरी क्षमता है, अगर भारत चाहे तो इस कैंप को उड़ा सकता है। आप इनको डिस्ट्रॉय जरूर करिए और डिस्ट्रॉय करने के बाद ये मत सोचिए कि खत्म हो गया, आप दोबारा इनको अटैक करने की तैयारी रखिए। जाहिर सी बात है कि अगर एबेटाबाद में एक ट्रेनिंग कैंप आईएसआई के समर्थन से और उनके कमांडोज की जैसी ट्रेनिंग उनको दी जा रही है, तो जैसे वो पानी के अंदर, पानी के बाहर, जमीन में, हवा से वर्टिकल एनवेलपमेंट के साथ वो टेररिस्ट टाइप की प्लान बना सकते हैं। वैसे जब बात पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की हो रही है, तो आपको रविवार को जम्मू कश्मीर के गांदरबल में हुए आतंकी हमले पर एक चौंकाने वाली तस्वीर दिखाते हैं। यह तस्वीर उन तीनों आतंकियों में से एक की है
जिसने गांदरबल की टनल पर काम कर रहे 7 बेकसूर निर्दोष निहत्थे मजदूरों की जान ली थी। सुरक्षा कर्मियों ने आतंकी की तलाश में इस तस्वीर को साझा किया है। साथ ही इसके दूसरे साथियों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। लेकिन इस तस्वीर में चिंता की बात यह है कि आतंकी के पास से अमेरिकी असॉल्ट राइफल M4 कार्बाइन दिख रही है। इससे पहले 26 जून 2024 को डोडा एनकाउंटर में मारे गए आतंकियों के पास से भी यही राइफल मिली थी। सवाल यह है कि अब तक AK सीरीज या उसके जैसी राइफल इस्तेमाल करने वाले आतंकियों को अचानक से ये गन कहां से मिलने लगी। 80 की शुरुआत में M4 राइफल के पहले वर्जन को अमेरिका ने बनाया था। ये गैस से चलने वाली एयर कूल्ड असॉल्ट राइफल है। 1 मिनट में 700 से लेकर 970 राउंड गोलियां दाग सकती हैं और इसे चलाने के लिए मिलिट्री ट्रेनिंग की जरूरत भी पड़ती नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी बात यह है कि इससे ग्रेनेड भी लॉन्च कर सकते हैं। एक अनुमान के अनुसार दुनिया भर में आतंकियों के पास करीब 10,000 या उससे ज्यादा M4 कार्बाइन है। अब ये इनके पास आई कहां से? इसका सरल जवाब एक्सपर्ट्स का कहना है अफगानिस्तान से। अमेरिकी हथियार जो अफगानिस्तान में छूट गए हैं वो पाकिस्तान के आतंकियों तक पहुंच गए हैं। इसके अलावा अन्य खतरनाक असॉल्ट राइफलें, मशीन गन आदि मौजूद हैं। वैसे यहां पर आपको एक जानकारी और भी दे दे कि गांदरबल के बाद आतंकवादियों ने अब पुलवामा में एक गैर कश्मीरी को निशाना बनाया। गैर कश्मीरी मजदूर को गोली मारी है। वो गंभीर रूप से घायल है और बीते 1 हफ्ते में गैर कश्मीरियों को टारगेट करने की लगातार तीसरी घटना है। टू बी प्रिसाइज, उमर अब्दुल्ला के चुनाव जीतने के बाद से यह तीसरी घटना है। इसमें अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। खैर, फिक्र में अब बात कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की, जो कि जस्ट आउट ट्रूडो कभी भी हो सकते हैं, जिन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। ऐसा लगता है कि ट्रूडो का वक्त खराब चल रहा है। खराब नहीं, बहुत खराब चल रहा है। खालिस्तानियों की गोद में खेलने का नतीजा जस्टिन ट्रूडो को भुगतना पड़ रहा है। दुनिया भर में तो ट्रूडो का विरोध अलग अलग तरह से होता रहता है, लेकिन अब उनके देश में, उनकी ही पार्टी में ट्रूडो का विरोध होने लगा है। ट्रूडो की लिबरल पार्टी के लोगों ने ही उनसे कह दिया है कि ट्रूडो इस्तीफा दो, अब तो जान छोड़ दो। और इस्तीफा देने के लिए ट्रूडो को बाकायदा अल्टीमेटम दे दिया है। टाइमलाइन वो भी दे दी गई है। ट्रूडो के पास सिर्फ 100 घंटे या 4 दिन का वक्त है। ट्रूडो की पार्टी के लोग कह रहे हैं कि बस बहुत हुआ, अब हमें बख्श दो ट्रूडो, 28 अक्टूबर तक इस्तीफा दे दो। ट्रूडो पर कितना बड़ा पहाड़ टूटा है यह हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं कि आखिर ट्रूडो की हाउस ऑफ कॉमन्स में कैसे घंघोर बेइज्जती हुई है। बहस के दौरान ट्रूडो ने ऐसा कुछ कह दिया जिससे पूरे हॉल में जमकर ठहाके लगे। भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने वाले ट्रूडो के गलत अंग्रेजी शब्द के इस्तेमाल करने पर सदन में विपक्षी पार्टियों के साथ साथ उनकी ही पार्टी के लोगों ने भी जोर जोर से ठहाके लगाए। ट्रूडो ने भी नहीं सोचा था कि उनके अपने देश में उनकी ऐसी बेइज्जती हो जाएगी। आप खुद देखें। Once again, Mr. Speaker, we see the Leader of the Opposition pushing a brokenist vision of Canada that is simply not aligned with the reality. Mr. Speaker, brokenist. It's not even a word. He's even breaking the English language. आप जानते हैं ये जोक क्या था? ये जोक ये था कि ट्रूडो न सिर्फ देश तोड़ रहे हैं बल्कि इंग्लिश लैंग्वेज को भी तोड़ रहे हैं। ब्रोकनिस्ट कोई शब्द ही नहीं होता। खैर, अपनी ही संसद में ऐसा मजाक उड़ना जस्टिन ट्रूडो के लिए वाकई शर्मिंदा होने वाली